हम सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं। आज हम इस सीजन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि यहाँ से WPL में एक नई जंग की शुरुआत हुई है, कह सकते हैं। एकदम सही। हमारा आज का मिशन है WPL 2026 की एक तरह से चीर फाड़ करना, समझना कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के क्या मायने हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए चौथी फाइनल हार का दर्द कितना गहरा है, और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस सीजन को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। चलिए सबसे बड़ी खबर से शुरू करते हैं, जो अब तक सबको पता चली गई होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2026 का खिताब जीत लिया है। ये उनकी दूसरी ट्रॉफी है, लेकिन ये सिर्फ एक जीत नहीं है ना? ये बिल्कुल नहीं। इसने लीग के पावर बैलेंस को पूरी तरह से हिला दिया है। पावर बैलेंस सही शब्द है। देखिए, पहले 3 सीजन में क्या था, मुंबई इंडियंस का दबदबा था। उन्होंने 2023 और 2025 में टाइटल जीता, तो ऐसा लग रहा था कि ये उनकी लीग है। हाँ, मतलब एक तरफा मामला लग रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन 2024 में RCB ने पहली बार जीता, और अब 2026 में दोबारा जीतकर उन्होंने मुंबई की बराबरी कर ली है। अब दोनों के पास 2-2 टाइटल हैं। तो अब WPL में भी एक तगड़ी राइवलरी सेट हो गई है। हाँ, जैसे IPL में मुंबई चेन्नई वाली टक्कर होती है, कुछ वैसी ही। और फाइनल मुकाबला भी इसी टक्कर का सबूत था। RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराया, लेकिन ये स्कोर कार्ड जितना आसान लगता है उतना था नहीं। बिल्कुल नहीं था। दिल्ली ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए थे। T20 फाइनल में 204 का टारगेट चेस करना, ये कोई मजाक नहीं है। ये तो पहाड़ जैसा लक्ष्य था। मुझे लगता है यहीं पर RCB के कैरेक्टर का असली टेस्ट हुआ। 204 का पीछा करते हुए ज्यादातर टीमें दबाव में बिखर जाती हैं। हाँ। यहां जरूर कोई ऐसा पल आया होगा जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। सिर्फ ये कहना कि उन्होंने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया, कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। वही तो। और सूत्रों के मुताबिक उनकी शुरुआत बहुत आक्रामक थी, लेकिन असली कहानी बीच के ओवर्स में थी। स्मृति मंधाना, जो कप्तान भी हैं, उन्होंने एक छोर संभाले रखा। वो बहुत जरूरी था। जब आप इतने बड़ा स्कोर चेज कर रहे होते हैं, तो आपको एक एंकर की जरूरत होती है जो पारी को बिखरने न दे। स्मृति ने वही किया। वो एक कप्तान वाली पारी थी जिसने पूरी टीम को यकीन दिलाया कि ये हो सकता है। और दिल्ली के गेंदबाजों की तरफ से भी शायद कुछ गलतियां हुई। हाँ, खासकर डेथ ओवर्स में। हाँ, 15वें से 18वें ओवर के बीच जब मैच फंसा हुआ था, तब उनकी लाइन लेंथ थोड़ी बिगड़ी हुई दिखी। शायद फाइनल का दबाव हावी हो गया। हाँ। और यहीं पर एक टीम के चैंपियन बनने और दूसरी के चोक करने का फर्क पता चलता है। चोक शब्द शायद थोड़ा कठोर है, पर दिल्ली कैपिटल्स की कहानी कुछ ऐसी ही बनती जा रही है। ये लगातार चौथी बार था जब वे फाइनल में पहुंचे, और चौथी बार हारे। ये अब सिर्फ एक पैटर्न नहीं, एक मनोवैज्ञानिक बाधा बनती जा रही है। उनके फैंस का तो दिल ही टूट गया होगा। सोच के भी बुरा लगता है, एक टीम जो पूरे टूर्नामेंट में इतना शानदार खेलती है, लीग स्टेज में टॉप पर रहती है, और फिर फाइनल में आखिरी दहलीज पार नहीं कर पाती। क्या ये टीम की रणनीति में कोई कमी है, या बड़े मैच के प्रेशर को झेलने में नाकामी? इस बार तो उन्होंने कप्तान भी बदला था। जेमिमा रॉड्रिग्स को कमान सौंपी थी, लेकिन नतीजा वही रहा। मुझे लगता है कि ये अब उनके लिए एक मानसिक लड़ाई बन गई है। जब आप बार बार एक ही जगह आकर हारते हैं, तो अगली बार आप जीतने के लिए नहीं, बल्कि हार से बचने के लिए खेलने लगते हैं। सही पकड़ा। और यही फर्क पैदा कर देता है। ड्रेसिंग रूम का माहौल सोचना भी मुश्किल है। बिल्कुल। खैर, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनकी वजह से ये सीजन इतना रोमांचक बना। सबसे पहले ऑरेंज कैप, स्मृति मंधाना। ये RCB की कप्तान स्मृति मंधाना को मिला। लेकिन ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये WPL के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्मृति मंधाना WPL के इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ, पहले 3 सीजन में विदेशी खिलाड़ियों का ही दबदबा रहा था। एक भारतीय कप्तान का टॉप पर आना लीग के लिए कितना बड़ा बूस्ट है। बहुत बड़ा। मतलब ये युवा भारतीय बल्लेबाजों को ये विश्वास देगा कि वे भी दुनिया की बेस्ट प्लेयर्स को पछाड़ सकती हैं। ये लीग की मार्केटिंग के लिए भी सोना है। जब आपका लोकल हीरो टॉप पर होता है, तो दर्शक और भी ज्यादा जुड़ते हैं। सोर्स बताते हैं कि उन्होंने 377 रन बनाए। हालांकि इस आंकड़े को दोबारा जांचने को कहा गया है, पर पॉइंट यह है कि वो टॉप पर थीं। पॉइंट वही है। अब आते हैं पर्पल कैप पर, यानी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज पर। ये मिला गुजरात जायंट्स की सोफी डिवाइन को। अब ये और भी मजेदार है, क्योंकि सोफी डिवाइन को हम उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानते हैं। वही तो।
गेंदबाजी में टॉप करना। यही तो इस सीजन की खूबसूरती है। सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लिए, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। क्या? दिल्ली कैपिटल्स की नंदिनी शर्मा, जो एक युवा भारतीय गेंदबाज हैं, उन्होंने भी 17 विकेट लिए थे। अरे वाह, तो फिर अवार्ड सोफी को क्यों मिला? क्योंकि उनका औसत बेहतर था। तो ये बेहतर औसत का क्या मतलब है? मतलब उन्होंने कम रन दिए? हाँ, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने 17 विकेट लेने के लिए नंदिनी शर्मा के मुकाबले कम रन खर्च किए। इसे गेंदबाजी औसत कहते हैं। ये दिखाता है कि खेल में जीत हार का फैसला कितने छोटे अंतर से होता है। नंदिनी के लिए दिल तोड़ने वाला रहा होगा, पर उन्होंने अपनी छाप जरूर छोड़ी है। बिल्कुल, और उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। उन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। अच्छा, ये सही हुआ, उनकी प्रतिभा को सलाम है। लेकिन सोफी डिवाइन का तो ये सीजन ही था, पर्पल कैप तो मिला ही। उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। कमाल है। ये दिखाता है कि WPL में ऑलराउंडर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू है। एक खिलाड़ी जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिता सके, वो किसी भी टीम के लिए खजाना है। डिवाइन ने सीजन में यही करके दिखाया। कुछ और अवार्ड्स भी थे जो दिलचस्प कहानियां बताते हैं, जैसे मोस्ट सिक्सेस अवार्ड, यानी सबसे ज्यादा छक्के लगाने का पुरस्कार। ये मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर को मिला, 13 छक्के। ये दिखाता है कि भले ही उनकी टीम फाइनल में नहीं पहुंची, पर उनका पावर गेम कम नहीं हुआ। बिल्कुल। और एक और अवार्ड, कैच ऑफ द सीजन, ये दिल्ली कैपिटल्स की लूसी हैमिल्टन को मिला। ये एक छोटा सा पल होता है, एक कैच, लेकिन कभी कभी ऐसे ही पल पूरे मैच का नतीजा बदल देते हैं। और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तो जाहिर तौर पर स्मृति मंदाना ही थी। हाँ, अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से उन्होंने फाइनल पर कब्जा कर लिया। तो अगर हम इन सब को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है RCB की टीम की जीत, जिसमें मंधाना का लीडरशिप कमाल का था, और दूसरी तरफ सोफी डिवाइन जैसे ऑलराउंडर्स का दबदबा। और इस सीजन में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने जो हैरान करने वाले हैं। WPL के 4 साल के इतिहास का पहला शतक। हाँ, मुझे तो लगा था ये पहले या दूसरे सीजन में ही बन जाएगा, लेकिन ये अब जाकर 2026 में बना। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। और ये कारनामा किया मुंबई इंडियंस की नेट साइबरब्रिंट ने, वो भी RCB के खिलाफ 26 जनवरी 2026 को। ये तारीख भी याद रखी जाएगी। नेट साइबरब्रिंट तो इस लीग की मतलब एक तरह से लेजेंड है। हमारे सोर्स के मुताबिक WPL में सबसे ज्यादा रन 10,348। 10,000 से ज्यादा। हाँ, और सबसे ज्यादा अर्धशतक 12, और एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सब उन्हीं के नाम है। ये आंकड़े उनकी कंसिस्टेंसी और क्लास को दिखाते हैं। वो इस लीग की पहली सुपरस्टार हैं। और एक रिकॉर्ड भविष्य की तरफ भी इशारा करता है। इस सीजन की सबसे कम उम्र की डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दिल्ली कैपिटल्स की दिया यादव। कितनी उम्र थी? सिर्फ 16 साल और 103 दिन। कमाल है। जब इतनी युवा प्रतिभा इस बड़े मंच पर आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि अगले 5-10 सालों में महिला क्रिकेट का स्तर कहां जाने वाला है। बिल्कुल, और गेंदबाजी में भी एक रिकॉर्ड पर ध्यान देना जरूरी है। WPL में अब तक सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड मुंबई इंडियंस की अमेलिया केर के नाम है, 54 विकेट। ये दिखाता है कि जहां बल्लेबाज सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं केयर जैसी गेंदबाज चुपचाप अपना काम करती रहती हैं और अपनी टीम को मैच जिताती हैं। ये सारी शानदार परफॉर्मेंसेस, ये रिकॉर्ड्स, ये सब मिलकर लीग को सफल बनाते हैं, और जब लीग सफल होती है तो पैसा भी आता है। चलिए अब जरा इस टूर्नामेंट के आर्थिक पहलू पर नजर डालते हैं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही महिला क्रिकेट के भविष्य को ताकत देता है। विजेता टीम RCB को 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली, जबकि उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए मिले। ये रकम खिलाड़ियों को और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। और खिलाड़ियों पर तो पैसा नीलामी में भी खूब बरसा था। 27 नवंबर 2025 को जो ऑक्शन हुआ, हाँ, उसमें सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बिकी। उन्हें UP वॉरियर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में खरीदा। ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये दिखाता है कि टीमें अब सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, बल्कि दीप्ति जैसे मैच विनिंग ऑलराउंडर्स पर सबसे ज्यादा पैसा लगा रही हैं। और सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी वो बनी अमेलिया केयर, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ में रिटेन किया। एक विदेशी खिलाड़ी जो पूरे 4 ओवर डाल सके और टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सके, उसकी कीमत आज सबसे ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि महिला क्रिकेट अब एक बड़ा बाजार बन चुका है। बिल्कुल, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टर्स पैसा लगा रहे हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। और ये बढ़ता हुआ निवेश ही है जो BCCI को इस टूर्नामेंट को इतने बड़े पैमाने पर आयोजित करने की ताकत देता है। वैसे इस साल के आयोजन में कुछ दिलचस्प बातें थीं। ये WPL का चौथा संस्करण था,
जो 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक चला। टाइटल स्पॉन्सर टाटा था, जो लीग को एक बड़ा और भरोसेमंद नाम देता है। इसमें वही 5 टीमें थीं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। लेकिन इस बार कुछ टीमों ने अपनी कप्तानी में बदलाव किए थे। हाँ, जैसे दिल्ली की कप्तान जेमिमा रॉड्रिक्स और यूपी वॉरियर्स की मैग लैनिंग। शायद वे कुछ नई ऊर्जा लाना चाहते थे। यहाँ WPL और पुरुषों के IPL के बीच एक नियम का बड़ा अंतर है, जिस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। कौन सा? WPL की प्लेइंग 11 में आप अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ी खिला सकते हैं, जबकि IPL में सिर्फ 4 की अनुमति है। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। इसका क्या असर पड़ता है टीम पर? इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। एक अतिरिक्त विदेशी खिलाड़ी होने का मतलब है कि आप टीम में एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर को शामिल कर सकते हैं। इससे खेल का स्तर और भी ऊंचा हो जाता है। और भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी ये एक चुनौती है। चुनौती और मौका दोनों है कि वे दुनिया की बेस्ट प्लेयर्स के साथ और खिलाफ खेलें। और एक और बात, पूरा टूर्नामेंट सिर्फ 2 शहरों में आयोजित किया गया, वडोदरा और नवी मुंबई। हाँ, पहला मैच RCB और MI के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। क्या ये लीग के लिए अच्छा है कि वो सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित है? देखिए, अभी के लिए हाँ, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये आसान होता है। टीमों को ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़ती, जिससे वो तरोताजा रहते हैं। ये भी है। लेकिन जैसे जैसे लीग बड़ी होगी, इसे और ज्यादा शहरों में ले जाना जरूरी होगा, ताकि देश के हर कोने के फैंस इसे लाइव देख सकें। शायद अगले कुछ सालों में हमें WPL के मैच लखनऊ, कोलकाता या चेन्नई में भी देखने को मिले।